अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। मच टॉक्ड अबाउट 19th ऑफ जनवरी, यानी वो तारीख जिसमें आज के दिन पीडीएम में मौजूद अपोजिशन जमातें इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज कर रही हैं। एहतजाज की वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस के फैसले का ताखीर है। आज तमाम कायदीन वहाँ जमा हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शरीक नहीं हुए क्योंकि उमर कोर्ट में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं वहाँ पर। और उन्होंने लेकिन इलेक्शन कमीशन के हवाले से आज ये कहा है कि पीडीएम में मौजूद या मुल्क में मौजूद तमाम जमहूरी क़ुव्वतें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के बाहर इस वक्त एहतजाज कर रही हैं। उनका ये भी कहना था कि जिन्हें हुकूमत दिलाई गई ये फॉरेन फंडिंग से आई हैं, इनको इजराइल और भारत से पैसा मिला है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना था कि हम आईनी दायरे कार में रहते हुए इलेक्शन कमीशन को याद दिलाने आए हैं क्योंकि हुकूमत जानबूझकर इस फैसले की ताखीर चाहती है और इस पर असर अंदाज हो रही है। मरियम नवाज साहिबा ने भी ऐसा ही कहा 7 साल गुजर चुके हैं, चोरी पकड़ी जा चुकी है और छोटी सी नहीं बल्कि काफ़ी बड़ी चोरी है जिसे सामने लाना होगा। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भारत और इजराइल से पैसे लिए हैं, ये है वो फॉरेन फंडिंग केस। और इस तरह से दीगर जो अकाबरीन हैं उन्होंने भी आज जो एहतजाज है उसके हवाले से खिताब भी किया रैली से। इससे कबल हमने देखा कि शेख रशीद साहब जो कि वफाकी वजीर दाखिला हैं, उन्होंने बाकायदा ब्रीफिंग दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब ने भी कहा कि पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन जिस किसी ने भी कानून हाथ में लेने की कोशिश की फिर उसको कानून के तहत ही सख्ती से निपटा जाएगा। मुराद सईद ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज। उनका भी ये कहना था कि खुद पीपल्स पार्टी PMLN जो है वो अपनी फॉरेन फंडिंग के हवाले से रसीदें नहीं दे पाई है, जबकि शेख रशीद ने यह भी कहा कि हमने तो 40,000 का डेटा दे दिया है, ये तो 4,000 का भी नहीं दे पाए हैं। बहरहाल आज इस एहतजाज का मकसद PTI फॉरेन फंडिंग केस जिसमें काफ़ी ताखीर हो चुकी है इस फैसले के हवाले से इलेक्शन कमीशन को याद दहानी के लिए ये गए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पीटीएम जब से मार्ज वजूद में आई है, एक एजेंडे के तहत आई, उनके एक अपने मकासद थे, अब तक दूसरे मरहला भी ख़त्म होने को है और कुछ कामयाबी हासिल ना हो सकी। आज के एहतजाज से क्या कामयाबी हासिल कर पाएंगे? अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर सहर कामरान साहिबा, अली गौहर बलोच साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली के मेंबर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के मेंबर एडवोकेट अताउल्लाह खटक साहब आज की इस नशिस्त में शरीक हैं। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी अली गौहर साहब कि पीडीएम क्या अब तक अचीव कर पाई है और क्यों आपको लगता है कि आज जो ये एहतजाज इलेक्शन कमीशन के बाहर है, इससे आप इलेक्शन कमीशन में पर ये जोर डाल सकेंगे कि जल्द अज जल्द वो PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कर सके? हमारा मकसद ये है, पीडीएम का मकसद ये है कि जो केस PTI से रिलेटेड होता है, जिसमें हमारा मौक़िफ़ ये है कि इमरान नियाज़ी साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने एक लाडले के तौर पर पाला हुआ है। इसके जो केसेस हैं उनको बिला वजह डिले किया जाता है। इसके जिन चीज़ों में ये मतलब है इसकी नालायकी होती है, कोई किसी किस्म की करप्शन होती है, उनके ऊपर नैब की छतरी कर दी जाती है कि इसको धूप भी ना लगे। अच्छा। और इस वक्त फॉरेन फंडिंग केस आपको पता है कि ये अरसा दराज के साथ पेंडिंग पड़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन में और इस पर हेयरिंग नहीं हो रही थी। डिलेइंग टैक्स आपको पता है यूज़ किए गए और कभी जो है वो स्टे ऑर्डर ले लिया गया, कभी तारीखें ली गई, कभी अपने वकील तब्दील कर दिए गए। लेकिन हमें कंपैरिजन करना होगा उन हालात से। मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूंगा बहुत मुख्तसर टाइम में कि मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ JIT बनी, व्हाट्सएप पर JIT बन गई, जिसमें कि MI मिलिट्री इंटेलिजेंस के और ISI के लोगों को डाला गया। फिर उसके ऊपर सिर्फ जब वो हेयरिंग पर गया केस तो आपने देखा कि उसकी मॉनिटरिंग के लिए जो एहतसाब के कोर्ट के जज थे उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के एक जज की मॉनिटरिंग की गई और छुट्टी वाले दिन भी हेयरिंग्स की जाती थी। ये ताखीरी हरबे जो हैं वो जानबूझकर इस्तेमाल किए गए। जानबूझ के मैं ये कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ किस्म के खिलवाड़ हो रहे हैं। देखिए, इसराइल से लाया हुआ पैसा, इंडिया से लाया हुआ पैसा, अब ये कहते हैं कि वो तो हमारे एजेंट्स नहीं थे नादिया, वो इनकी पार्टी के लोग हैं। और उनको आप एजेंट्स कैसे कह सकते हैं? इसका मतलब है ये तस्लीम तो कर गए। अब देखते हैं कि लाडले को जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है
वो मतलब है कि वो प्रोटेक्शन देता है या इंसाफ पे मबनी अच्छा, फैसला। अगर तो अच्छा, मेरिट पे मबनी फैसला आया तो किसी सूरत ये पार्टी नहीं बच सकती, और इनके जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनकी भी कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं रहेगी। यानी आप पूरी पार्टी को ही सफाई हस्ती से मिटाना चाहते हैं, ये है आपका मकसद? पार्टी एक देखना, जो पार्टी जिस पार्टी ने नाजायज राय से, ये हमारा कानून और आइन कहता है। चलिए मैं जरा आगे थोड़ा से आपके ओपनिंग रिमार्क्स आपके आ गए ना, जरा सेनेटर सहर कामरान साहिबा से भी पूछ लेती हूँ। देखिए मेरा बुनियादी सवाल पहले, उसके बाद आप जरूर इसके ऊपर कमेंट कर लीजिएगा। सहर साहिबा, पूरी पीडीएम बनती है, एजेंडा ये है कि एस्टैब्लिशमेंट के रोल को सियासत से खत्म किया जाए, हकीकी जमहूरियत की बहाली इतने जल्द से हो गए, दूसरा मरहला शुरू हो गया, वो भी अब इख्तिताम पे है। पहले इस्तीफे आने थे, फिर वो लॉन्ग मार्च होनी थी, फिर वो सब भी अब आगे हो गया क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात में भी आप लोगों ने हिस्सा लेना है, सेनेट में भी लेना है। क्यों आपको लगता है कि आज के एहतजाज से वो जोर आप इलेक्शन कमीशन पर डाल पाएंगे, जिससे अब फास्ट पेस के ऊपर ये हियरिंग्स भी हो जाएंगी और जो कुछ भी फैसला होना है कानून के मुताबिक वो हो जाएगा? आज का एहतजाज इसलिए तारीखी है क्योंकि आज न सिर्फ पीडीएम वहाँ मौजूद है, पाकिस्तान के अवाम जो है उनको आगाही हो रही है, इसके अलावा आलमी दुनिया भी देख रही है कि एक ऐसा शख्स आज पाकिस्तान में वजीर आजम के मनसब पे साहिब इख्तिदार है जो कि गैर मुल्की फंडिंग लेकर आया है। देखें, बात यह है कि इमरान खान अहमद न्याजी साहब जब से आए हैं वो अपने इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। या तो वो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने उनका किचन और उनका हाउस होल्ड चलाया, या वो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने उनकी पार्टी के लिए फंडिंग की। यानी आप कह रहे हैं इजराइल और भारत के इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं वजीर आजम इमरान खान? देखिए, मैंने तो अभी तक नाम नहीं लिया था। अच्छा हुआ नादिया आपने नाम लिया, ये बहुत अहम है। नहीं, बिलावल भुट्टो साहब भी कह चुके हैं आज, और मरियम नवाज साहिबा भी कह चुके हैं। देखें, ये बात इनके अपने फाउंडिंग मेंबर ने ये हकाइक सामने लेकर आए हैं, और जो इनकी स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट्स की हो तो उसके अंदर ये बातें वाज़ेह हैं। और आप मुझे बताएं कि कोई क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा? इन्वेस्टमेंट उसी वक्त करेगा ना जब उसके कुछ इंटरेस्ट होंगे। और आज जब पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, आप ये देखें कि ये ऑपोजिशन में थे तो ये इंस्टेबिलिटी लाना चाह रहे थे, ये आज हुकूमत में है तो पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम लाना चाह रहे हैं। लाना क्या चाह रहे हैं? मुल्क का हर इदारा तबाह कर दिया इन्होंने। लेकिन ये बेइंतहा संगीन इल्जाम है। तबाह कर दिया, मुल्क की मईशत तबाह कर दी। आप ये देखें कि हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट जो है हमारा वो -4 हो गया, बेरोजगारी हो गई, इन्फ्लेशन हो गई, आपकी पीआईए जो है वो जो है एक एम्बैरेसमेंट बन गई, हर इदारा तबाह है, आपकी खारजा पॉलिसी तबाह है। ये सब ऐसे ही हो रहा है बगैर किसी मकसद के। नहीं, लेकिन अच्छा आप देखिए, एक तो आप परफॉर्मेंस के हवाले से कह चुकी हैं कि वो खातिर खा नहीं है। आप कह सकती हैं कि भाई हमें हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है वो ज़बरदस्त नहीं लग रही, अप टू द मार्क नहीं लग रही। लेकिन इतनी संगीन इल्ज़ाम लगा देना कि ये इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं इजराइल का और भारत का, ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे पीटीआई के लोग आप लोगों को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते हैं। मैं आपकी नादिया, मैंने तो किसी को गद्दार नहीं, नादिया मुझे जवाब देने दे। मैंने किसी को गद्दार नहीं कहा, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि कश्मीर हमारे हाथों से कैसे फिसल के चला गया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने ऑर्डिनेंसेस आप लेकर आए गुलभूषण यादव के लिए, आपने पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया। कश्मीर चला गया, आपने कौमी यकजहती पैदा करने की कोई कोशिश नहीं की। जब रेजोल्यूशन पास होती है कश्मीर के लिए, जब फॉरेन ऑफिस में मीटिंग होती है तो वजीर आजम इमरान खान अहमद न्याजी साहब उसको अटेंड नहीं करते। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके साथ तो पूरा एक धानमती का कुंभा है, जिसको आप कहते हैं तजुर्बाकार लोग, जिनको लेके आपने अपनी कैबिनेट बनाई है। फिर ना तजुर्बेकारी का आप क्यों लेबल लगा के पाकिस्तान के अवाम को गुमराह कर रहे हैं, उसके पीछे अपनी करप्शन। अच्छा, लेट्स टेक अ ब्रेक। यही बात जरा एडवोकेट अताउल्लाह खटक साहब से पूछ लेते हैं ना, ये उनसे पूछ लेते हैं, क्योंकि मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, आगे चल के और भी बातें करेंगे सहर, क्योंकि ये दोनों जमातें, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये भी यही कहा है, मौलाना साहब ने भी यही कहा है, और पीएमएलएन की मरियम नवाज साहिबा भी यही कहती हैं कि इजराइल और भारत से फंडिंग ली गई है, और वो समझते हैं कि पीटीआई इज वर्किंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ दीज टू लॉबीज। ये काफ़ी संगीन इल्ज़ाम है। अब इसको सिर्फ और सिर्फ अगर कोई धो सकता है तो जो कानूनी तरीक़ाकार है, जो इलेक्शन कमीशन में जो केस चल रहा है, उसका फैसला ही कर सकता है। लेट मी टेक अ ब्रेक। ब्रेक से वापस आकर एडवोकेट अताउल्लाह खटक साहब से पूछ लेते हैं, जिस घबराहट का जिक्र सहर कामरान साहिबा ने किया और जिस संगीन इल्ज़ाम का जिक्र ये दोनों मेहमान कर रहे हैं, उसकी सदाकत क्या है।
वेलकम बैक। सेनेटर सहर कामरान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अली गौहर खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और एडवोकेट अताउल्लाह खटक साहब पीटीआई हमारे साथ हैं। खटक साहब, फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से पीटीआई के जो ये ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए बकौल अपोजिशन के, कि कभी ये था कि राजदारी में रखा जाए, कभी इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन के हवाले से सवाल उठाए गए, इधर से उधर ये केस रोल होता रहा एंड अल्टीमेटली केम बैक टू इलेक्शन कमीशन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जुरिस्डिक्शन उन्हीं की है। क्यों इतने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं? आप देखिए कैसे संगीन इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि इजराइल और भारत से फंडिंग हुई है, जिसके लिए ऑपोजिशन ये कहती है कि एजेंट्स ने तो तस्लीम कर लिया है ना कि हाँ ऐसा हुआ है, और इमरान खान साहब आपकी जमात यही कहती है कि वो एजेंट्स ने किया है, गलती हमारी नहीं थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नादिया। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि अपोजिशन की जो तहरीक है, पीडीएम की जो तहरीक है, वो रुल चुकी है, वो पिट चुकी है, ये गली गली रुसवा होंगे। इन्होंने इसी तरह कभी इलेक्शन कमीशन के सामने कभी कहीं और का नाम लेना है, कभी पिंडी का नाम लेना है, कहीं इस्लामाबाद का नाम लेना है। ये ना तो इस्तीफे दे सकते हैं, ना इनके लोग इस्तीफे देने के लिए तैयार है। अब ये जो मेरे भाई बात कर रहे थे इजराइल की और इंडिया की फंडिंग की, तो आप वो वक्त याद करें जब आप अलकायदा और उसामा बिन लादेन से मुलाकातें करते थे, और अलकायदा ने, उसामा बिन लादेन ने आपको पैसे भेजे और आपने बेनजीर साहिबा की हुकूमत खत्म की। ये बातें रिकॉर्ड पर हैं, हम आपकी तरह नहीं है। दूसरी बात ये है, मेरे भाई ने बात की कि उसका मेरे मुल्क का बेड़ा गर्क किया और इदारे। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे कि भाईजान 30 साल 35 साल से इक़्तिदार में आप हैं, आपने इलेक्शन कमीशन को क्यों इंडिपेंडेंट नहीं बनाया? आपने अदलिया को क्यों? आज आपको एतबार नहीं है, वजह क्या है? ताखीरी हरबे हमने क्या इस्तेमाल किए? आपके तो अपने दोनों के केसेस जो है वो लगे हुए हैं, हम तो जवाब दे रहे हैं। हमने तो आपने बता दिए, अकाउंट्स बता दिए, ये चीजें हैं। नहीं, लेट और देर जो है वो इलेक्शन कमीशन की वजह से नहीं, शायद आप भूल गए हैं खटक साहब कि पीटीआई तो पहले कोर्ट में गई ना कि इसको कि इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है इस केस के हवाले से। वो केस लटकता गया, अल्टीमेटली फिर वापस आया इलेक्शन कमीशन की तरफ जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुरिस्डिक्शन इलेक्शन कमीशन की ही है। हम इलेक्शन कमीशन को के पास हैं, फैसला अल्टीमेटली उन्होंने करना है। हमने आपने बता दिए, हमने अपने सोर्सेज भी बता दिए, हम वहां पे डिफेंड भी करेंगे और इंशाल्लाह इस केस का फैसला भी आएगा। हमारा जो एजेंडा आप इंडिया का लेकर चल रहे हैं, इंडिया में क्यों आपकी वाहवाह हो रही है? क्यों मौलाना की वाहवाह हो रही है? इसलिए वाह हो रही है कि वो इमरान खान को नहीं देख सकते इक़्तिदार में। मैं समझता हूं कि ये फॉरेन फंडिंग कोई केस बनता ही नहीं है। हमने जो सोर्सेस थे वो बता दिए, अब इन्होंने वहां प्रोपेगेंडा करना है जी इजराइल से पैसे है, इंडिया से पैसा है। इमरान खान साहब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने उसको सादे कमीन कहा था, इंशाल्लाह इसमें भी सुरखरू होंगे। अच्छा, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपना जवाब जरूर देना है। अच्छा, आपका टहरे में आपने जवाब देना है। सही आपका भी फॉरेन बता रहे हैं कि आपका भी जो फंडिंग हुई वो कहां से हुई है। खटक साहब एक मिनट, ये तो हो गया सादिक और अमीन, इलेक्शन कमीशन इनको करार दे देगा। अली गौहर साहब, जाहिर है आपकी जमात का भी और पीपल्स पार्टी का भी फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से आज भी पीटीआई के सारे तर्जुमान कह रहे हैं कि आप लोग अपना तो जवाब दे दें, हमने तो डेटा फिर भी जमा करा दिया है। गुजारिश ये है कि इदारे सारे नादिया अपनी जगह पर इंडिपेंडेंट हैं, पाकिस्तान में आइन है, कानून है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान का आइन और कानून जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो मुअत्तल है। और अब से नहीं है, ये नहीं है कि इमरान न्याजी साहब आए, अरसा दराज से ये प्रैक्टिस चल रही है। कभी कभी बराह रास्त मार्शल लॉ लगाया जाता है, कभी कभी आप देखते हैं कि वो पीछे बैठकर मार्शल लॉ। अब भी जो हुकूमत है ये एक इंतहाई सिलेक्टेड गवर्नमेंट है पाकिस्तान की। अली गौहर साहब, खता कलामी के लिए माफी चाहूंगी, मैं जरा आपके जुमला कंप्लीट करने का इंतजार कर रही थी। आपने कहा कि आज से नहीं बल्कि अरसे दराज से आईन पाकिस्तान ऑफ द रिकॉर्ड मुअत्तल है, यानी कि फिर जो आपका दौरे हुकूमत था 2013 से 2018 तक तब भी मुअत्तल था। जी नादिया, मैं आपको एक गुजारिश करूं कि पाकिस्तान के ऊपर जो कदगन है, देखें जो भी अगर कोई जमहूरी हुकूमत आती है तो उसको भी बहुत ज़्यादा बेशुमार तरीकों के साथ उसको अंडर प्रेशर किया जाता है। जिस तरह हमारे दौर में आपको पता है धरने हुए, हमारे दौर में ऐसे धरने भी हुए कि जहां पर एजेंसियों के लोगों ने आकर मीडिया के सामने पैसे भी बांटे। हमारे दौर में जो कुछ हुआ आपने देखा कि उस पर जस्टिस सिद्दीकी साहब के बयानात भी आए, उस पर मियां नवाज शरीफ साहब के फैसले के ऊपर जिन जज साहब ने जो रिमार्क्स दिए वो भी आपने सुने। तो जी मेरा पॉइंट यही है
कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई आईनी और कानूनी हुकूमत नहीं है, ये एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट है। और मैं कोई इस बात को तनजन या गाली के तौर पर नहीं कर रहा, मैं अपने दिल की अथाह गहराइयों से ये बात कर रहा हूँ। आपकी भी रसीदें मांगी, पीपल्स पार्टी से भी मांगी गई हैं, और मेरे लिए ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ज़बान से ये कह देना कि इजराइल से इनको पैसा आया, भारत से आया, इसका मतलब कि आप लोगों के पास कोई मतलब कुछ तो सदाकत होगी इतने संगीन इल्ज़ाम लगाने की। सहर साहिबा, लेट से इलेक्शन कमीशन फास्ट पेस के ऊपर सब कर देता है, नहीं निकलता कुछ, फिर आप लोग क्या कहेंगे कि ये इदारा जो है वो खुद मुख्तार नहीं है, इस पर असर है, या मान लेंगे? देखिए, पहली बात ये है कि मान तो ये खुद चुके हैं नादिया, इन्होंने इलीगल फंडिंग भी मान ली है। तो अब उसका ये है कि ये बोझ डाल रहे हैं कि ये हमारे एजेंट्स ने कर दिया। एजेंट कौन थे? जो इनके अपनी पार्टी ऑफिस में रजिस्टर्ड थे। कौन रजिस्टर्ड थे? जिनको इन्होंने रजिस्टर किया था। वो कौन सी कंपनियां थी? जो इन्होंने खुद बनाई थी। तो मैं यही तो बता रही हूँ कि ये जो गोलमाल है ये अब खुल चुकी है, और इसको किसी और ने नहीं खोला, इनके अपने फाउंडिंग मेंबर ने खोला है। और उन्होंने तमाम हकायक और इवन कुछ ईमेल जो इनके और इमरान नियाज़ी साहब के दरमियान में हुई वो भी शेयर किए मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। ये तमाम हकायक हैं, ये किस किस ने फंडिंग की है उनके नाम भी उन्होंने शेयर किए। और सबसे बड़ी बात ये खुद तस्लीम कर चुके हैं, खुद तस्लीम कर चुके हैं। अब उसका बोझ डाल रहे हैं, हाँ जी हुई होगी, वो हमने नहीं की, हमारे एजेंट्स ने कर दी। तो बात यह है कि अब आप किसी पे बोझ नहीं डाल सकते। पहली बात यह कि आप अगर आप इसमें इतने ही क्लीन थे, इतने ही इनोसेंट थे, तो आपको 23 अकाउंट छुपाने की क्या जरूरत पड़ी थी? जो बाद में स्टेट बैंक ने बताया आपके ये खुफिया अकाउंट क्यों थे? क्यों आपने जो है इलीगल जराए से पैसा मंगवाया, और वो कहाँ पे खर्च हुआ, और उसकी क्या वजूहात थी? देखिए, ये सारी बातें हैं। हम तो नहीं कह रहे कि आकर आपको जो है पाकिस्तानियों ने आपके लिए फंड किया, हमने तो उससे आवाज नहीं उठाई। लेकिन जहाँ पे खुद तहफुजात आपके अंदर से उठ रहे हैं, अच्छा, तो हाँ, तो हम बात करेंगे। और अच्छा, फिर आप खुद क्यों भागे उससे? तो मुझे सिर्फ इतना बता दें सहर कि आपको लगता है आज के एहतजाज से इलेक्शन कमीशन पर वाकई प्रेशर पड़ रहा है? देखिए, बात यह है कि हम कोई तोड़फोड़ तो नहीं कर रहे हैं, हम एक जमहूरी तरीके से एक चीज बाबर करा रहे हैं। अब उसके बाद इलेक्शन कमीशन अगर अपनी गैर जानिबदारी बरकरार नहीं रख सकता, तो फिर इलेक्शन कमीशन पे मजीद उसके अपने वजूद पे बहुत से सवाल उठेंगे। मुझे ब्रेक लेने दीजिए ताकि आप खटक साहब आप लोगों की बात का जवाब दे सकें, क्योंकि बहरहाल फॉरेन फंडिंग केस ये एक वो केस जरूर है जिसके हवाले से पीटीआई पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। जितना जल्दी इसका फैसला होगा उतना अच्छा पीटीआई के खुद के लिए होगा। मैं एक ब्रेक के बाद वापस हाजिर होती हूँ। बैक प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, ये वक्त कम है खटक साहब, लेकिन आपको ये चीज़ आप लोगों को भी एहसास होना चाहिए कि ये जो केस है फॉरेन फंडिंग का पीटीआई का, ये जाहिर है कि ना नून ने जमा कराया ना पीपल्स पार्टी ने। ये तो वही बात है ना कि घर को आग लगी घर के चिराग से। अकबर एस बाबर जो फाउंडिंग मेंबर थे उनकी तरफ से ये शिकायत दर्ज कराई गई थी, तो इसको तो फौरी तौर पर वैसे भी खान साहब को, क्योंकि हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर और एहतसाब पर और इंसाफ पर और शफाफियत पर है आपकी जमात, तो इसको तो बड़ा स्पीड अप होना चाहिए था। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही है। हमारे चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक साफ और शफाफ जमात है, और अगर इस पर इल्जाम लगता है तो लोग ज्यादातर इसके बारे में हसासियत का मुजाहरा करते हैं। हम भी चाहते हैं कि फौरी तौर पर इसका फैसला हो, और इंशाल्लाह फैसला होकर रहेगा। तो आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन इतनी लैतुलाली क्यों कर रहा है, क्या वजह है? नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए, बहुत सारी चीजें होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, उनको देखना है। अगर ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो डिले कर रहा है, तो ये जाए, अगर फरीक नहीं बने हुए तो फरीक बन जाए। जो इजराइल और इंडिया की बातें ये करते हैं तो वहां पे वो सबूत देते, फौरी तौर पर देते, ताकि इलेक्शन कमीशन कुछ कहे बगैर, बोले बगैर फैसला कर दे हमारे खटक साहब, आप मानते हैं कि एजेंट्स की गलती से हुआ है? एजेंट्स की गलती से हुआ है, इसमें जाहिर है चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कोई जो है वो ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक हमारा नहीं है, ये सब वाजे हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नहीं, एजेंट्स का ताल्लुक है। हेलो, एजेंट्स का ताल्लुक है खटक साहब? नहीं, मैं नहीं समझता कि एजेंट का। देखिए, एजेंट का हमसे क्या ताल्लुक है? अगर किसी ने एजेंट नहीं किए हो तो वो जाने, उसकी जिम्मेदारी है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, इनके अखलाक का मयार देखे। ये कहते हैं कि जी एक शख्स अगर
आवाज उठाए इनके खिलाफ तो इनकी हुकूमत खत्म होनी चाहिए। और अली गौहर साहब मेरे भाई हैं, उन्होंने कहा कि जी हमको ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया है। भाईजान, एहतजाज के लिए हमेशा हर सियासी लीडर की ये ख्वाहिश होती है कि बहुत ज्यादा लोग आए, और लोग आते, लोग आपके साथ नहीं आएंगे। और क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उनको इमरान खान साहब पर ट्रस्ट है, भरोसा है। अच्छा। और वो सादिक अमीन जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इंशाल्लाह साबित करके दिखाएंगे। असल मसला क्या है इनका? ये असल मसला ये है कि ये जब इक्तिदार में होते हैं अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हैं। ये फौज के जरिए इक्तिदार में आए और फिर फौज को नीचा दिखाना चाहते हैं। अच्छा। जरदारी साहब ने कहा इंड से इंड बजाएंगे, और जब इक्तिदार की जरूरत होती है तो फिर उन्हीं फौजी फौज की तरफ देखते हैं। मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ जी, कर दें। कहां से वो फौज नर्सरी में पला बड़ा है ना, आज आपको फौज बुरी लग रही है। नहीं तो फौज की कोई नर्सरी है? आप लोग ये मानते हैं कि फौज की नर्सरी भी है कोई सियासतदान पालने के लिए? सियासतदान जो है वो सहारा लेते हैं। सियासतदान आपने नर्सरी का जिक्र किया, आप इतना संगीन इल्जाम लगा रहे हैं कि फौज में कोई नर्सरी भी है जिसमें नवाज शरीफ साहब पल कर आए हैं। अच्छा, फौज की नर्सरी का जिक्र बार बार किया जा रहा है, हकायक पर मबनी नहीं है। जिस किस्म का एहतजाज आप लोग कर रहे हैं, ये कहना है खटक साहब का। बात ये, खटक साहब जो है मेरे ख्याल में वो अपने जो है उनके चेयरमैन की सारी बातें नहीं सुनते। अगर इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब के सारे बयान सुन लेते, और आज जिस तरीके से, हम तो किसी इदारे को बुरा नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि तमाम इदारे अपने अपने आईनी दायरा कार में रह के काम करें। मगर जो इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब कह रहे हैं, जो उन्होंने वजीर आजम होकर कहा है फौज के बारे में, जो उन्होंने पहले कहा है, उसको क्या इन्होंने सुना नहीं? अगर नहीं सुना तो आप इनको सुनवा दें। देखिए बात ये, आज भी अपनी इनकॉम्पिटेंस को, अपनी जो नालायकी है और अपनी जो बुरी परफॉर्मेंस है, उसको ये फिर भी इदारों के पीछे छुपा रहे हैं। तो ये बता देना कि ये कौन सी नर्सरी की पैदावार है, ये बता दें कि ये बता दें कि ये तमाम नाअहली और नालायकी के बावजूद क्यों बढ़कर इक़्तिदार है, ये बता दें। अच्छा। ये जो सिलेक्टेड है, इन सिलेक्टेड को, जिनको ये नहीं पता कि 22 करोड़ का मुल्क कैसे चलाना है, जिन्हें 22 करोड़ अवाम मुसीबत लगती है, उनकी तनख्वाहें मांगना जुर्म लगता है, अपनी तनख्वाह में खुद गुजारा नहीं होता, ये बताएगा कि वो क्यों मुसल्लत है पाकिस्तान। अच्छा, सही। अब ये जरा अली, हाँ, मासूमियत पे तबाह हो गई। पाकिस्तान की देरीना दोस्त इनकी मासूमियत पे कुर्बान हो गए। ये बताएं कि गुर्बत और महंगाई जो है इनकी मासूमियत पे बढ़ गई। ये बताएं कि आज गवर्नेंस का ये हाल जो इनकी मासूमियत पर है। तो ये बात है कि ये अब तमाम हकायक को सामने रखें, ये बता दें कि जी आज पाकिस्तान के ऊपर जो आपको पता होना चाहिए, क्या आपकी मासूमियत है, आपकी नाअहली है, आपकी नालायकी है, या किसी का इंटरेस्ट आप सर्व कर रहे हैं, ये बता। अच्छा, देखिए एक बड़ा, बोले खटक साहब, आप ऐड कर ले, फिर मैं अली गौहर साहब के पास जा रही हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि देखें, इन्होंने कहा ना सेहत का बजट छुराने लगे, गाड़ियां मौजूद नहीं, उनका फ्यूल जा रहा है, लड़काना में कुत्ते काटने और एड्स से कितने लोग मर गए, तरफ में जो भूख से बचे मर गए, कराची का हशर नशर हो गया। कराची जैसा बड़ा शहर, मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है, उस वहां पर ट्रांसपोर्ट का निजाम आप देखिए, वहां पे हेल्थ का निजाम देखिए, वहां पे स्कूल बंद पड़े हुए हैं, बेरोजगारी है, ये सब कहां से आया? 13 साल से हुकूमत में है ना, क्या किया आपने? अच्छा खटक साहब, अब तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों की हुकूमत की परफॉर्मेंस का जिक्र ज्यादा हो तो बेहतर होगा। पिछले तो बुरे हैं, ये तो आप बता रहे हैं, आप लोग बता चुके हैं कई बार। जो इदारे के कहते हैं कि ईंट से ईंट बजाएंगे, जब वो आंखें दिखाते हैं तो मुल्क से भाग जाते हैं, ये इदारों की कदर करते हैं। अच्छा चलिए खटक साहब, अब जरा सीरियस गुफ्तगू के ऊपर आ जाते हैं। अली गौहर साहब, आखिरी मेरा सवाल है आपसे, और वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है, माजरत के साथ, आपको शायद आवाज नहीं आ रही थी। जिनको आप सिलेक्टेड का इल्जाम लगा रहे हैं, जिन पर आप ये बरमला कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इनको सिलेक्ट करके लेकर आई है, वो एस्टैब्लिशमेंट किस लिए ऐसी किसी पार्टी को लेकर आएगी जिसका पता हो कि वो भारत और इजराइल से फंडिंग ले रहा हो? ये है मेरा सवाल आपसे। देखें, बात ये नहीं है कि भारत से या इसराइल से फंडिंग लेते हैं, देखना तो ये है कि एक इलीगल तरीके के साथ फंडिंग आई, और इन्होंने जो भी पैसा इकट्ठा किया, कभी इन्होंने शौकत खानम के नाम पे इकट्ठा किया, कभी इन्होंने पीटीआई की पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पर। जब अब हम कहते हैं कि पूरी कौम कहती है कि इन्होंने यू टर्न लिया, वो यू टर्न नहीं लिया, एक्चुअली तो इन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम को और बिलखसूस उन लोगों को
कि जो के मतलब है कि बाहर बैठे हुए थे उन बेचारों को इन्होंने बेवकूफ बनाया, उनके साथ धोखा और फ्रॉड किया। फ्रॉड ये किया कि इन्होंने कहा हम इंसाफ पे मबनी निज़ाम लेकर आएंगे, मतलब इतने ज्यादा सबज बाग दिखाए। इन्होंने कहा कि हम तो IMF के पास कर्जे लेने के लिए जाएंगे, ऐसे स्कूल्स बन जाएंगे, ऐसे हॉस्पिटल्स बन जाएंगे। जो लोग यूरोप और अमेरिका में बैठे थे वो तो ये समझते थे कि इन्होंने पता नहीं कोई पाकिस्तान को मतलब है कि इन्होंने तो जन्नत का नक्शा खींच दिया कि इस तरह से बना देंगे हर तरीके के साथ, लेकिन इन्होंने धज्जियां उड़ा दी। आज इनकी काबीना देख लें, वही नैबज़दा लोग या नैबज़ादे जिनको कह लें, कि मतलब है कि वो तो खुदा ना खास्ता कि अगर आज इधर अनाउंस कर दे मोदी साहब कि भाई मैंने काबीना बनानी है, तो उसमें भी फवाद चौधरी और शेख रशीद साहब जो हैं वो जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे। बातें कर रहे हैं अली साहब, ये तो बहुत नहीं, ये टू मच ये है कि वो चाहे अमेरिका की काबीना हो चाहे वो इंडिया की काबीना हो। देखें मेरी बात तो करने देना, अपनी बारी पे सारे दोस्त बात करें ना। खटक साहब प्लीज, जो भी मेरी बात मुकम्मल होने दे फिर ये जवाब दे ना जी प्लीज। मैं गुजारिश ये करता हूं कि जहां की भी काबीना हो उस काबीना का शेख रशीद मेंबर बनने के लिए तैयार हैं, फवाद चौधरी साहब मेंबर बनने के लिए तैयार हैं। 80% वो लोग हैं। शहजाद ये जो शहजाद अकबर साहब हैं, ये भी मुशर्रफ को आपको पता है कि गवर्नमेंट में सर्व करते रहे, और ये तमाम काबीना, ये मुशर्रफ के चेहरे आपको नजर नहीं आते? 80% चेहरे वो हैं। तो ये मुझे ये बताएं कि ये स्टैब्लिशमेंट के पपेट से आप तवक्को करते हैं कि ये इस पाकिस्तान में डिलीवर करेंगे? कतई तौर पे डिलीवर नहीं करेंगे। जिस तरह से ब्रॉडशीट केस में इन लोगों ने अरबों रुपए पाकिस्तान के जाया कर दिए सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयां करने के लिए, और उधर से फिर किकबैक्स भी मांगते रहे, इन लोगों से आप क्या तवक्को करते हैं कि ये पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? अब मुझे ये बता दीजिए कि इलेक्शन कमीशन के आज के एहतजाज के बाद आपको लगता है आगे क्या होगा, ये बता दें। देखें मैं आपको एक बड़ी सिंपल, मैं मतलब है कि ये कोई ऐसी वजह नहीं है मियां नवाज शरीफ साहब की जो जद्दोजहद है, जो उनके नजरियात हैं, वो आज से नहीं। उन्होंने अपनी काफ़ी हुकूमतें कुर्बान की, काफ़ी असम्बलियाँ तोड़वाई, कैदो बंद की, सोते बर्दाश्त की। उसकी सिर्फ वजह ये थी कि हम एक मिशन लेके चले हैं, और वो है पाकिस्तान में कानून और आइन की हुक्मरानी। यानी कुछ नहीं होगा, ये मिशन चलता रहेगा आपका जो भी मिशन? नहीं, मिशन इंशाअल्लाह ताला हम मंजिल पर पहुंचेंगे। आप देखेंगे पहला टारगेट हमारा ये है कि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट खत्म की जाए और पाकिस्तान में वो निज़ाम लाया जाए, स्टैब्लिशमेंट, हर इदारा जो है वो अपनी डोमेन में रहकर काम करे और पाकिस्तान की सियासत को स्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत से पाक किया। 4 महीने हो गए, अब तक तो कुछ अचीव नहीं किया। यही मेरा पहला सवाल था कि आज से क्या अचीव होगा? कहेंगे आप इमरान खान अहमद को क्या करेंगे? जल्दी बाय बाय कहेंगे। अच्छा, जल्दी कहेंगे बाय बाय, जल्दी उनको बाय बाय टाटा कहेंगे इमरान खान अहमद को। चले देख लें। खटक साहब आखिरी आप भी कह दें वरना इनकी किस्मत में ठोकरें लिखी हुई है। ये रोएंगे, ये पिटेंगे, ये इसी तरह दर बदर घूमेंगे, और आखिर में अगर इन्होंने कभी भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश की कायम रहेंगे। तो इनके साथ सख्ती से कहते हैं ऑपोजिशन वाले जब तक अपना जो हदफ है वो हासिल नहीं कर लेते, वो है ये हुकूमत का खात्मा। और जबकि हुकूमती साइड ये कहती है कि ये रोते रहेंगे और ठोकरे खाते रहेंगे, लेकिन इनको कुछ नहीं मिलेगा। बहरहाल इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का क्या नतीजा साबित होता है, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कब सामने आएगा, और फिर पीटीआई के साथ साथ जैसे PMLN और पीपल्स पार्टी से भी फॉरेन फंडिंग के हवाले से रसीदें मांगी गई हैं और उनसे भी पूरा उनके खिलाफ भी ये केस है। देखते हैं कि वो कितनी जल्दी उसकी समाअत और उसके फैसले होते हैं। विल कीप एन आई ऑन दैट। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।